पेट की थर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो पहला है हमारा बैंकिंग कंपनियां जो थी यानी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण, यानी जिसको इसका अधिनियम था 1970। और सेकंड है भारतीय रिजर्व बैंक यानी सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम। तीसरा है बैंकिंग विनियम अधिनियम, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा जो बैंकिंग कंपनियां हैं यानी उपक्रमों का जो अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक जो परिणाम है निम्नलिखित में से कौन सा था। तो कौन सा था, तो राजकोषीय नीति सुधार था, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था इसमें, वैश्वीकरण जो था 1991 के जो महान आर्थिक संकट से उभरने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण करने का फैसला लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी को पता है। अगर भारत की बात करते हैं तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। इनको आप याद रखेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन। 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों के द्वारा खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल उत्पादन में आई अभूतपूर्व वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई थी। और अगर बात करता है नॉर्मन बोरलॉग की, तो ये विश्व स्तर पर है। भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन का नाम सबसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से प्रेरित थे। तो ये किस सिद्धांत से प्रेरित थे, ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैंने जो आपको 15 तारीख वाला पेपर कराए हैं, आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़े हुए हैं। तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन घुमा के पूछा गया था, और इसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि ये कहाँ से लिए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। नीति निदेशक तत्व है ये आयरलैंड से। मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो 19 के जो आर्टिकल 19 है ये क्या कहता है, तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं समानता का अधिकार किस में दिया हुआ है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 19 से 22 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो ये 23 से 24 तक दिया हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। इसी के अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। 19 में कौन है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये किसके प्रति होती है, ये विधानमंडल के प्रति कार्यकाई होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मुखिया कौन होता है, तो PM होते हैं। ठीक है। और बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो ये कार्यपालिका का जो विधायक यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है कौन सी नहीं है। तो देखिए, जो ये द्विस्तरीय सरकार है ये इसकी जो है विशेषता नहीं है। बाकी लिखित और विस्तृत संविधान है हमारा, एकल नागरिकता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी प्राप्त है। भारतीय संविधान में अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। और ये विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ सकता है। बाकी इसको जो एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारा इस PDF में दिया हुआ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए, कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, पानी का भाप में रूपांतरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है पूछा है, तो कौन सी हो जाएगी, ये पानी का भाप में रूपांतरण जो है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पायरिया निम्न में किसका रोग है? तो ये मसूड़ों का रोग होता है। ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जो मसूड़ों से है, ये खून आने लगता है, दांत ढीले हो जाते हैं, मुंह में दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम क्या है? ये पौधों में पाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या होता है? इससे पौधे जो है जल का अवशोषण करते हैं। और फ्लोएम क्या होता है? ये एक पादप ऊतक होता है। ठीक है, तो ये जाइलम की ही भांति क्या करता है? पौधों की जो जड़, तना और पत्ती में है पाया जाता है। ये क्या करता है? ये भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है? वो जड़ को तनी द्वारा, जो जड़ होती है, इसको पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो ये 3 स्तर इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, 3 स्तर पाए जाते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, तथा जो जिला स्तर पर इसमें जिला पंचायत होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो यूज़ में आता है। देखिए, मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी भी करा रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। मोस्टली आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मे बी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। टॉपिक वही है, आपको कभी कभी रिपीट भी कर देता है क्वेश्चन, नहीं तो कभी कभी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप साइंस में सारा ना पढ़ के किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, जो कि यहाँ से देखिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ है? तो देखिए, पहला जो श्वेत है, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, और जो स्वेद होता है ये पसीना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। देखिए, हिंदी बहुत ही, आप कह लीजिए कि स्कोर आप बहुत अच्छा हिंदी में स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। तो मोस्टली आपकी हिंदी में पूरे नंबर आ सकते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर आ सकते हैं तो आप उसको अच्छे से देखिए। बाकी के सब्जेक्ट तो रहते हैं कि हाँ आपको पढ़नी ही है, हिंदी भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा रहता है कि आप जो डेली यूज़ में चीज़ें रहती हैं उनसे भी आप नंबर पा सकते हैं। जैसे ये श्वेत है और स्वेद है, स्वेद भी आपने बहुत टाइम सुना होगा कि यहाँ पसीने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाक में मिलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खाक में मिलना का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का क्या हो जाएगा? पवन। देखिए, मोस्टली जो अनिल का है ये सबने हवा पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें पवन पूछ लिया है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा या कंफ्यूज मत होइएगा। तो अनिल का क्या होगा? ये पवन हो जाएगा। इसके अलावा इसके पर्यायवाची समीर होते हैं, वात होता है, पवमान, समीरण, प्रवात, मारुत, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। अनल भी होता है। अनल, देखिए अनल क्या होता है? अनल माने आग, पावक, हुताशन, कृशानु, दहन, धूमकेतु, ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुप्त माने क्या होता है? छुपाना, यानी छुपा हुआ। कहते नहीं कि ये गुप्त बात है यानी छुपी हुई बात है। और प्रकट हो जाएगा, तो इसका विलोम शब्द पूछा है तो गुप्त, यानी गुप्त बात को प्रकट कर देना। तो इस तरीके से भी आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सत धन भावना। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हमारा सत धन भावना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा वाक धन ईश, वागीश भी बहुत बार पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या होते हैं? ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता का जो है वो शुभंकर है। उपभोक्ता को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता मामले के जो विभाग ने जागृति नामक एक शुभंकर लॉन्च किया है। जागृति नामक एक शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में जागो ग्राहक जागो टैगलाइन के साथ दिखाया जाएगा। यानी ये 2022 का करंट अफेयर है, लेकिन आपसे शुभंकर के बारे में पूछ सकता है, तो ये भी आप याद। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? यानी जो न्यू नेम है इसका क्या कर दिया गया है? तो ये संभाजी नगर कर दिया गया है। अब जो इसका नाम है ये छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। महाराष्ट्र भारत का क्या है? वो एक दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य है। इसकी राजधानी पूछता है क्या है? तो वो मुंबई है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा देश है जिसको सम्मानित किया गया है? तो ये यूके हो जाएगा जिसको सम्मानित किया गया है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से। और भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने के लिए इनके योगदान को मान्यता देते हुए ये जो है पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये केरल राज्य में किया गया है। और इसकी क्षमता की बात करते हैं तो ये 101 MW है, ठीक है, मेगावाट है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है, ठीक है। 21 दिवसीय सैन्य अभ्यास जो है वज्र प्रहार, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त विशेष बल के मध्य भारत में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो है संपादित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये कौन हो जाएगी? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? तो ये इसरो ने किए हैं। ये टाइपिंग हिंदी में मिस्टेक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये बांग्लादेश हो जाएगा। आपने इसकी ट्रिक भी पढ़ी होगी बचपन में MBA, तो वो बी फॉर बांग्ला यानी सबसे लंबी साझा जो है इसकी ये करता है, और सबसे छोटा जो है वो अफगानिस्तान की इसकी जो है वो शाखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की जो राजधानी है ये जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के गठन के साथ ही भारतीय वायुसेना की नींव पड़ी थी, इसीलिए इसको यानी 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो कुर्ग को कहा जाएगा। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसके सौंदर्य की जो सभ्यता के कारण ही इसको ऐसा कहा जाता है। कुर्ग कहाँ है? तो ये कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफी उत्पादक जिला है। इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्या है, कौन सी कला जो है ये मथुरा से स्टेंसिलिंग की परंपरा कला है? तो ये कौन सी हो जाएगी? ये सांझी की कला हो जाएगी। इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई ये कला होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना था। लेकिन प्रेजेंट टाइम 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल कितने हैं? तो वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आप याद रखिएगा कि 29 नहीं 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इस पे आप मत जाइएगा। जो इनकी पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप फिर से ही नोट कर लीजिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये किसने लिखी है? महात्मा गांधी की बुक है। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश भी बहुत पूछता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछता है, जवाहरलाल नेहरू की है।
और सरदार पटेल एंड हिज की जो है ये हिंडोला सेनगुप्त द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और जो आइडिया ऑफ इंडिया है ये भी हिंडोज सेनगुप्त की है। तो ये सारी बुक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिक उत्सर्जित, देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो कौन सी हो जाएंगी, तो ये अवरक्त विकिरण होता है जो कि इसके निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का खेल है। तो वॉलीबॉल जो है ये नेपाल का खेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत जो है वो छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी। तो ये किसकी थी, तो ये मराठा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जिसको नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए पूछा गया है किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये लॉस्ट वैक्स कॉस्टिंग यानी मोम लिपि ढलाई यानी कॉस्टिंग के द्वारा हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी आर्ट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या है। तो वो हजरत मोहानी हो जाएंगे। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि जो है वो खिलाफत नेता हजरत मोहानी थे। इन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मन से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो बुक में यही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आयोग ने यही माना हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण माना गया है। तो किसे माना गया है, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो है ये इसको माना गया था स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। तो किसमें दिखाई थी, ये अंग्रेजी भाषा को दिखाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का जो उदाहरण है ये कौन सा था। तो ये कौन सा था, तो प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों के रूप में था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो ये 1939 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही बार लोगों का गलत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे कौन सा कारण था। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो व्यापक अंतर किस में पाया जाता है, तो वो थार मरुस्थल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए टाइपिंग मिस्टेक पे आप मत जाइएगा, मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो ये 24 काल जोनों में इनको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करते हैं तो वो रुग्णता नहीं होता है, बाकी मृत्यु भी होता है, प्रवसन भी होता है, जन्म भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। अगर होता तो ये तीनों कारण इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजधानियों से हमेशा क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें पूछा है लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो जाएगी। तो वो कवरत्ती हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप राजधानियां जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिरता के साथ में विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो ये जो 4th पंचवर्षीय योजना है ये स्टार्ट की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो किसमें शामिल है, तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निजी क्षेत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, यानी पूछा गया है कि उस जंगल का नाम बताइए जो पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये अमेजॉन वर्षा वन हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है ये सारे समाप्त होते हैं। इस बार मैंने आपको पैराग्राफ के क्वेश्चन नहीं कराए हुए हैं, बाकी के क्वेश्चन मैंने इसमें सारे आपको करा दी। क्योंकि पैराग्राफ के मोस्टली क्या होता है कि 5-6 क्वेश्चन पूछता है, वो आप नॉर्मली कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।